हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 31 डिस्कस करेंगे क्लास 10th की, जो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस टॉपिक को समझने से पहले यहाँ पर ये समझ लेना ज़रूरी है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव का होना, यानी अपने देश या राष्ट्र के प्रति हमारे मन में जो देशभक्ति की या प्रेम की जो भावना होती है उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इस वीडियो में हम यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ और उसके रीज़न क्या थे उदय होने के और उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन के ऊपर ये वर्कशीट नज़र आ रही होगी। इस वर्कशीट में सबसे पहले आपको एक पिक्चर दी गई है। अगर हम इस पिक्चर की बात करते हैं तो ये पिक्चर फ्रेडरिक सरियू के द्वारा बनाई गई है। फ्रेडरिक सरियू जो हैं वो 1848 में फ्रांसीसी कलाकार थे, जिन्होंने इसी प्रकार के 4 पिक्चर्स और तैयार किए। इन पिक्चरों के माध्यम से उन्होंने अपनी जो इमेजिनेशन है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की, यानी उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र राज्य की कल्पना की थी जो पूर्ण रूप से जनतांत्रिक हो और सामाजिक गणतंत्रों पर आधारित हो। कहने का मतलब है कि एक ऐसा राष्ट्र राज्य जहाँ पर नागरिकों को स्वतंत्रता मिले, उनकी विचारधाराओं को प्राथमिकता दी जाए और जहाँ पर निरंकुश सत्ता का समापन हो। तो इसके लिए आप देखेंगे कि इन्होंने सबसे पहले अमेरिका और यूरोप के लोगों को लिया और इसमें उन्होंने अलग अलग जाति और अलग अलग धर्मों को मानने वाले स्त्री पुरुषों को एक कतार में खड़ा किया। इसमें आप देखेंगे, इस पिक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अलग अलग वेशभूषा में लोग नज़र आ रहे हैं और ये सभी लोग जो हैं एक साथ मिलकर के स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं, जिसके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों से संबंधित एक घोषणा पत्र है, जिसमें मनुष्य को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए वो लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें इन्होंने एक इमेजिनेशन ये भी की है कि जो ज़मीन पे ध्वस्त पड़े हुए हैं ये ध्वस्त निरंकुश संस्थानों के हैं, यानी उस समय जो निरंकुश शासन प्रणाली थी जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था, जो राजतंत्र था एग्जाम्पल के लिए, जहाँ राजा का शासन था, राजा अपने अनुसार काम करता था नागरिकों की विचारधाराओं को जाने बिना, तो उनका इस समय जो है बिल्कुल समापन हो गया। इस प्रकार की विचारधाराओं को उन्होंने अपने पिक्चर्स के माध्यम से, अपनी पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की। और आप देखेंगे कि ये पेंटिंग जो है वह राष्ट्रवाद के उदय की एक महत्वपूर्ण झलक को प्रदर्शित करती है। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है 1779 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। आप देखेंगे स्टूडेंट्स की 1779 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे हमें सबसे पहले स्पष्ट झलक नज़र आती है राष्ट्रवाद की, क्योंकि उस समय जो फ्रांस है वो 3 स्टेट में डिवाइड था। प्रथम स्टेट जिसे हम पादरी वर्ग कहते हैं, द्वितीय स्टेट जिसे कुलीन वर्ग कहा जाता है और तृतीय स्टेट जिसमें समाज के अन्य वर्ग के लोग जैसे बड़े ज़मींदार, इसके अलावा किसान, बच्चे, महिलाएं, ये सारे शामिल थे। और जो विशेष अधिकार था वह प्रथम और द्वितीय स्टेट को प्राप्त थे, तृतीय स्टेट के पास कोई भी विशेष अधिकार नहीं थे। इस तरीके से समाज में काफ़ी ज़्यादा असमानता थी। तो इस असमानता के समापन के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की भावनाओं को और भी ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए फ्रांस में 1779 में ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसके पश्चात आप देखेंगे वहाँ पे जो प्रभु सत्ता है, यानी जो शासन प्रणाली है, वो राजा के हाथ से निकल करके नागरिकों के हाथों में आ जाती है। कहने का मतलब है कि अब राजतंत्र की पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाती है और एक ऐसे राष्ट्र का गठन होता है जिसकी नियति अब लोगों के द्वारा, यानी जो देश के नागरिक हैं उनके द्वारा तय की जा रही है। उसके बाद आप देखिए कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद जो है, यानी राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना है, एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभर कर आता है यूरोप की राजनीति में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस के आने की वजह से आप देखेंगे कि समाज में एक ऐसे राष्ट्र राज्य का उदय होता है जहाँ पर नागरिकों की विचारधाराओं को प्राथमिकता दी जाती है। शासन प्रणाली में जो नागरिक है देश के, उनकी विचारधाराओं को साझा किया जाता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि फ्रांस में भाईचारा, समानता, बंधुत्व की जो विचारधाराएं हैं वो बहुत तेज़ी से
फैलने लग जाती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो राष्ट्रवाद के उदय में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में साबित हुआ है, जिसने राष्ट्रवादी विचारधाराओं को यूरोप के साथ साथ अन्य देशों में, अन्य महाद्वीपों में भी फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद आप लोगों को राष्ट्रवाद के उदय के कारण दिए गए हैं, जिसमें पहला आपको दे रखा है निरंकुश शासन व्यवस्था। अगर निरंकुश शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो इस समय राजा का शासन था, जिसकी वजह से सारी शक्ति, सारे अधिकार राजाओं के पास थे, जिसमें मनुष्य का या देश के जो नागरिक है उनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं था। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि देश में क्रांति का लाना, देश में राष्ट्रवादी विचारधाराओं को फैलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि निरंकुश शासन की समाप्ति की जा सके। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है उदारवादी विचारों का प्रसार। उदारवादी विचारों के प्रचार प्रसार ने भी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये उदारवादी जो विचारधारा थी, इस विचारधारा के अंतर्गत जो सरकार थी वो इस बात पर जोर देती थी कि जो भी शासन व्यवस्था हो उसमें जो देश के नागरिक है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। और इन विचारधाराओं को मानने वाले लोगों का ये मानना था कि नागरिकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनके विचारों को रखने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनके विचारों को शासन प्रणाली में साझा करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। यानी देश में स्वतंत्रता हो, लोगों को आज़ादी मिले, लोगों के बीच में बराबरी का व्यवहार हो, लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे। इन विचारधाराओं ने और इन नारों ने भी जो राष्ट्रवाद की विचारधाराएं हैं उनके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। आप देखेंगे नेपोलियन के अंत के बाद यूरोप में जो है एक नए वर्ग का उदय होता है, जिसके अंतर्गत जो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इनका उदय होता है। और ये एक शिक्षित वर्ग है जिनका मानना था कि समाज में सभी वर्गों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को समानता मिलनी चाहिए। तो इन लोगों के माध्यम से जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं हैं उनका प्रचार प्रसार पूरे यूरोप में किया गया, जिसने राष्ट्रवाद की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने में, राष्ट्रवाद की विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। स्पष्ट, अगर हम 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो इस क्रांति के द्वारा आप देखेंगे कि जो निरंकुश सत्ता है उसका समापन हो जाता है और जो शासन प्रणाली है वो राजा के हाथ से निकल कर जनता के हाथों में आ जाती है, जिसकी वजह से फ्रांस में एक ऐसे राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है जो पूर्ण रूप से एक भाषा, भौगोलिक क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित होता है, जिसकी वजह से फ्रांस में भाईचारे, समानता और बंधुत्व की भावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी। प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष ज़मीन पर बिखरे हैं और यह किस बात का प्रतीक है। तो आप देखेंगे कि निरंकुश शासन व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिस पे किसी का अंकुश नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए राजतंत्र, जिसमें राजा का शासन होता है, जिसके अंतर्गत आम नागरिकों की विचारधाराओं को शामिल नहीं किया जाता, राजा अपने अनुसार कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें था आपका कि प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष ज़मीन पर क्यों बिखरे हैं। तो आप देखेंगे प्रतिमा के सामने जो ध्वस्त अवशेष पड़े हैं वो निरंकुशवाद के हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों के आने की वजह से इनकी समाप्ति हो गई है। और नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि ये किस बात का प्रतीक है। तो ये राजतंत्र या फिर निरंकुशवाद की समाप्ति का प्रतीक है। तो आई होप ये वाला आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद जो है वह कई कारणों से उभर कर सामने आया। आप देखेंगे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारक है आपका साझी विरासत, एक समान इतिहास, एक भाषा, एक संस्कृति, एक विचारधारा और इसके अलावा एक भौगोलिक क्षेत्र। और इसी वजह से आप देखोगे ये राजनीतिक और सांस्कृतिक के साथ साथ एक जन आंदोलन भी बन गया। यही इसकी प्रकृति है यूरोपीय राष्ट्रवाद की। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक सरियू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए।
हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सरयू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। अगर हम फ्रेडरिक सरयू के चित्रों की श्रृंखला को देखें तो आप देखेंगे इन्होंने 4 चित्र बनाए थे और इन चित्रों के माध्यम से इन्होंने अपनी इमेजिनेशन को प्रदर्शित करने की कोशिश की थी, जिसके माध्यम से इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि एक वक्त ऐसा आएगा या एक समय ऐसा आएगा जब निरंकुशवाद का अंत हो जाएगा और लोकतंत्र का उदय होगा। और साथ ही साथ इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों के गठन को भी दर्शाया था। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आज की वर्कशीट थी जिसमें हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में डिटेल में पढ़ा और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता या क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।